सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। पिछले कक्षा में हम मुगल काल में चल रहे थे और मुगल काल में एक खंड आता है जिसको सूर्यवंश भी कहते हैं, जहां शेरशाह सूरी का योगदान उल्लेखनीय है। उस सेक्शन को हम देख चुके थे, कुछ अन्य बातें भी लिखी होंगी। साथ ही हमने कल गणित में रेशियो और प्रोपोर्शन को देखने का प्रयास किया था। उसमें 100 सवालों का जो टारगेट था उसे हमने कल पूरा किया और आपको लेवल 3 बनाकर आने की सलाह दी गई है। किसी अगले कक्षा में उसको देखा जाएगा। आज का जो टॉपिक है सूर्यवंश के पश्चात अकबर होगा, क्योंकि मुगल वंश की स्थापना जब बाबर ने की और बाबर के बाद हुमायूं शासक बना, तो इस कड़ी में हुमायूं के दो कालखंड हो गए, क्योंकि शेरशाह सूरी से वो परास्त हो गया था। तो बीच में सूर्यवंश भी है और सूर्यवंश में आप देखते हैं कि सत्ता के केंद्र में कहीं न कहीं बिहार का जो प्रांत है वह पाया जाता है और पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। चाहे जीटी रोड हो अथवा चांदी का सिक्का हो या प्रशासनिक क्षेत्र में अपना योगदान हो या शासन का केंद्रीकरण हो, ध्यान रखिएगा 4 विभाग का लिखवाए थे। जैसे एक था, क्या था, दीवान वजारत, जिसके जिसके ऑफिसर मंत्री ही होते थे, ठीक है, और वित्त को देखता था, सद्र भी न्याय को देखता था। इस सब को ध्यान रखिएगा। दीवान इंसा एक विभाग लिखवाए थे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्व रखता है। तो इसी प्रकार हमने कल शेरशाह सूरी को सूर्यवंश के रूप में देख लिया था। आज का जो टॉपिक होगा वो है अकबर, अति महत्वपूर्ण। तो हेडिंग बनाकर लिखेंगे अकबर। हेडिंग बनाकर लिखें अकबर और ब्रैकेट में 1556 से 1605 तक कभी नहीं भूलिएगा। अकबर 1556 से लेकर 1605 तक, 1605 तक। समझना है। अब अकबर के संदर्भ में एक बार मैं बीपीएससी की परीक्षा दे रहा था, 63rd या 4th की बात है। उसमें एक क्वेश्चन आया था कि सबसे पहले जो ब्रिटिश व्यापारी थे वो किसके समय में आए थे, अकबर या जहांगीर। कई ऑप्शन थे लेकिन 2 ऑप्शन क्रूशियल थे। क्या होगा? अकबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी और तिथिवार यदि हम देखें तो 1605 के पहले पहले तक अकबर ही था। 1605 तक कौन था? अकबर था। अकबर के समय में आए थे। ज्यादातर लोगों को कई बार ध्यान नहीं रहता है, उनको लगता है कि अरे इस समय तो जहांगीर आ गया था, अकबर का पुत्र आ गया था। तो इस कंफ्यूजन में नहीं फंसिएगा, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अभी बिहार एसएससी की भर्ती भी सामने है कि नहीं है? देखा है कि नहीं आप लोगों ने? उसकी भी तैयारी में लग जाइए और साथ ही उसको भी दीजिए। ऑफिसर ग्रेड की नौकरी प्रोवाइड करता है, ध्यान रखिएगा। अधिकारी का कहीं इस रेंज में आ जाए तो जरूर दिया कीजिए। आगे चलेंगे। अकबर का जो कार्यकाल है वो 1556 से लेकर 1605 तक का कार्यकाल है। यदि हम मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक के रूप में देखें तो अकबर को ही याद किया जाता है, क्योंकि बाबर के समय में सत्ता का विस्तार करते करते ही बाबर का जीवन समाप्त हो गया और हुमायूं क्या हुआ, लड़खड़ाता हुआ चला गया। लिखवा दिए थे, याद है कि नहीं? ठीक है। उसके बाद अब अकबर आता है। सबसे पहले यदि हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बाद किसी काल में कि राष्ट्रीय लेवल का कोई शासक होगा जिसका साम्राज्य बहुत विस्तृत होगा, धर्म के प्रति क्या होगा, सहिष्णु होगा, वह शासक अकबर है, उल्लेखनीय रूप से। और अकबर की एक और खास बात है, 13.5 वर्ष की उम्र में कलानौर पंजाब में इसने सत्ता को ग्रहण किया, राजा बना था। बहुत कम उम्र में, जब बैरम खां के मार्गदर्शन में वह काम कर रहा था।
बैरम खां अकबर के गुरु थे, ध्यान रखेंगे। कुछ बातों से शुरू करते हैं, लिखते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट, मध्यकालीन इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में, इतिहास में सबसे महान शासक, मध्यकालीन इतिहास में सबसे महान शासक, सबसे महान शासक, सबसे महान शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 13.5 वर्ष की उम्र में, 13.5 वर्ष की उम्र में पंजाब के कलानौर में गद्दी पर बैठा, पंजाब के कलानौर में गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रीवियस क्लास में अन्य बातों में लिखवा दिए थे कि अकबर का जन्म कब हुआ था और कहां हुआ था। कौन सुनाएंगे? वेरी गुड, लिख दीजिए। 15 अक्टूबर 1542 को, 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में, अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में, महल में अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। अमरकोट कहां पर है? वर्तमान में कहां पर है? किस देश में है? पाकिस्तान में है, ध्यान रखिएगा। अकबर के साथ सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जब तक वो थोड़ा बड़ा होता, उसके पिता गुजर चुके थे। यह सबसे बड़ी समस्या थी। अतः उसको शुरू से ही इसी रूप में ट्रेंड किया जाने लगा था, अंदेशा था इस चीज का। अकबर को आरंभ में लाहौर का सूबेदार बना दिया गया था, और जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो बैरम खां के संरक्षण में वो राजा बना था, बादशाह बना था। लिख दीजिए इस पॉइंट को। लिखिए, प्रारंभ में अकबर गजनी एवं लाहौर का सूबेदार था। प्रारंभ में अकबर गजनी एवं लाहौर का सूबेदार था। गजनी एवं लाहौर का सूबेदार था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद, पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद, पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1556 को, 14 फरवरी 1556 को उसका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक हुआ। कहां पर हुआ ये लिखवा दिए हैं,
कहां पर हुआ था? कलानौर पंजाब में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब 13.5 साल का है तो क्या ही राज्य संभालेगा? 13.5 साल में तो, ठीक है, बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक का नाम याद नहीं रख पाते हैं आजकल, और वो इतने कम उम्र में भारत का राजा बन गया। तो जाहिर सी बात है कि कोई संरक्षक रहा होगा उसके पीछे, बैरम खां जैसा संरक्षक। लिख दीजिए 1556 से 60, तीर का चिन्ह। 1556 से 60, तीर का चिन्ह बैरम खां के संरक्षण में रहा। बैरम खां के संरक्षण में रहा। ठीक है, नीचे लिखिए 1560 से 1562, 1560 से 1562, इसमें लिख दीजिए मेहम अंगा, मेहम अंगा के प्रभाव से, प्रभाव में लिखिएगा, मेहम अंगा के प्रभाव में पर्दा प्रथा में रहा, पर्दा प्रथा में रहा या पर्दा व्यवस्था में रहा। क्यों रहा? ताकि जीवित रह सके, शत्रुओं का आक्रमण नहीं हो, कोई पहचान नहीं सके, ठीक है, इसलिए पर्दा व्यवस्था में रहना पड़ा। जब हम अकबर की नीतियों को देखते हैं तो चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, अथवा राजनीतिक बिंदु हो, अकबर ने विभिन्न बिंदुओं पर अन्य शासकों के सापेक्ष उदारता दिखलाई है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि सभी धर्मों को समान बनाने के लिए उसने एक दीन इलाही नामक नया धर्म चला दिया था, जो निश्चित तौर पर एक धर्म ना होकर क्या था, एक नैतिकता का आधार था और प्रकृति पूजा पर आधारित था, जिसको मानने वाले प्रथम और अंतिम हिंदू बीरबल थे। उसने ऐसे ऐसे भी कार्य किए। इबादत खाने में सभी धर्म के विशिष्ट धर्मगुरुओं को आमंत्रित करता था और उनके विचारों को जानने का प्रयास भी करता था, जो एक शासक के सहिष्णुता को दिखाता है, दयालुता को भी दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए अगला बिंदु, अकबर भारतीय इतिहास का पहला बादशाह था। अकबर भारतीय इतिहास का पहला बादशाह था, पहला बादशाह था जिसने सभी बिंदुओं पर नीतियां बनाई, सभी बिंदुओं पर नीतियां बनाई, कौमा सुधार किया, सुधार किया एवं एवं संस्था के निर्माण पर बल दिया, एवं संस्था के निर्माण पर बल दिया, संस्था के निर्माण पर बल दिया। ठीक है, लिखिए अकबर के शासनकाल को, अकबर के शासनकाल को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देखा जा सकता है। अकबर के शासनकाल को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक है, पहला लिखिए, फर्स्ट लिखिए राजनीतिक बिंदु, हेडिंग में राजनीतिक बिंदु। अब जैसे हमने बाबर के समय में देखा है कि बाबर की जो सबसे पहली विजय गाथा की शुरुआत हुई
वो कहीं ना कहीं पानीपत के प्रथम युद्ध से हुई थी, 1500 कितने ईस्वी में, 26 में, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। उसी तरह से अकबर के जीवन में जो नव अध्याय की शुरुआत हुई वह पानीपत के दूसरे युद्ध से हुई। तो राजनीतिक बिंदु में पहला पॉइंट लिखिए, देखिए पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को, 5 नवंबर 1556 को, 5 नवंबर 1556 को अकबर के संरक्षक बैरम खां और हेमू के बीच हुआ। ठीक है, हेमू के बीच हुआ। वैसे याद रखिएगा अकबर और हेमू के बीच हुआ, लेकिन चूंकि अकबर इस समय क्या था, मात्र 13.5 वर्ष का था, 14 वर्ष का था, तो इसीलिए अकबर के संरक्षक जो थे बैरम खां, उन्होंने अकबर की ओर से मोर्चा संभाला और आदिल शाह सूर के पुत्र हेमू से हुआ, सेनापति हेमू से हुआ, ध्यान रखिएगा, उसका सेनानायक था हेमू। लिख लिया आपने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हेमू, हेमू आदिल शाह सूर का सेनापति था। सेनापति था जो नृत्य और संगीत में प्रवीण थे, जो नृत्य और संगीत, डांस एंड म्यूजिक में प्रवीण थे। अब एक प्रश्न उठता है कि ये शेरशाह के बाद आदिल शाह सूर कहां से आ गया? इसको नोट में लिख दीजिए, याद रहेगा। लिखिए नोट में, दरअसल दरअसल हेमू की, ये शेरशाह की मृत्यु के बाद, उल्टा लिखा दिया मैंने, हुमायूं लिखिएगा वहां पर। अब दोबारा आ जाए, शुरू से एक बार शुरू करिए। दरअसल हुमायूं की मृत्यु के बाद, हुमायूं की मृत्यु के बाद हेमू ने दिल्ली पर आधिपत्य जमा लिया था। हुमायूं की मृत्यु के बाद हेमू ने दिल्ली पर आधिपत्य जमा लिया था, जमा लिया था और स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर, स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर डैश की उपाधि धारण की थी। लिखवा दिए हैं पहले ही, वेरी गुड, ठीक है। स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। याद रखिएगा, मतलब जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो मौका देकर उसने शासन स्थापित कर दिया था, स्वयं को इंडिपेंडेंट रूलर कहता था और विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजता था। नोट नंबर 2, सेकंड, लिखिए हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां और अंतिम शासक था। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां और अंतिम शासक था। एवं दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला, एवं दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट था।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब तक तो अकबर क्या कर रहा था, बैरम खां के संरक्षण में कार्य कर रहा था। सत्ता में जाने के पूर्व ही एक समस्या थी कि हेमू को हराना है, क्योंकि दिल्ली उसके कब्जे में चला गया था। बैरम खां के सहयोग से उसको हरा दिया। लेकिन चूंकि अकबर उदार विचारधारा का व्यक्ति रहा और बैरम खां कट्टरवादी था, तो कालांतर में अकबर और बैरम खां के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। एक तरफ और भी एक पक्ष यह है कि राज्य के लोग बैरम खां से ईर्ष्या करने लगे थे। फलतः बैरम खां और अकबर में मतभेद हो गया और बाद में अकबर ने कहा 1560 आते आते कि मैं शासन को स्वयं ही देखूंगा, और बैरम खां को मक्का जाने का आदेश दिया। बैरम खां ने क्या किया, तो विद्रोह कर दिया, लेकिन वो सफल नहीं हो सका और रास्ते में जाते समय मुबारक खां ने उसकी हत्या कर दी। इसको ध्यान रख लीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नोट हो चुका है, नोट के बाद लिखिए। देखिए, महत्वपूर्ण है कि पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद, महत्वपूर्ण है कि पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद अकबर अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहलाया। अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहलाया। नेक्स्ट पॉइंट, कालांतर में बैरम खां से मतभेद हो जाने के कारण कालांतर में बैरम खां से मतभेद हो जाने के कारण मतभेद हो जाने के कारण 1560 में उसे कार्य मुक्त कर दिया। 1560 में उसे कार्य मुक्त कर दिया और मक्का जाने का आदेश दिया। 1560 में उसे कार्य मुक्त कर दिया गया। ठीक है, और उसे मक्का जाने का आदेश दिया। मक्का जाने का आदेश दिया। परंतु रास्ते में मुबारक खां ने उसकी हत्या कर दी। हत्या कर दी। ठीक है, इस सभी तथ्यों को ध्यान में रखेंगे। इसके पश्चात एक नोट लिखिए, नोट। नोट में लिख दीजिए, लिखिए कालांतर में अकबर ने बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम से निकाह कर लिया। कालांतर में अकबर ने बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम से निकाह कर लिया। निकाह कर लिया एवं एवं उसके पुत्र अब्दुल को गोद ले लिया। एवं उसके पुत्र अब्दुल को गोद ले लिया। गोद ले लिया, जो आगे चलकर खान ए खाना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो आगे चलकर खान ए खाना के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
ठीक है, अभी मैंने आपको दो सेक्शन लिखवाया था, 1556 से लेकर 60 तक और 60 से लेकर 62 तक। ध्यान रखिएगा, 60 से 62 तक जो महम अंगा के प्रभाव में अकबर रहा, पर्दा प्रथा के रूप में उसे रखा गया, ढक कर रखा गया, उसे चारों ओर से दीवारें बनी है, बाहर नहीं जा सकता है, वो इसलिए कि उसे राजनीतिक नैतिक दृष्टिकोण से सुरक्षा मिल सके। लेकिन महामंगा की मृत्यु के बाद अकबर क्या हुआ, पूर्णतः आजाद हो गया। वैसे इस पॉइंट की हमने चर्चा ऑलरेडी कर ली है। अब हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे। हम देख पाते हैं कि किस प्रकार अकबर अपने संबंधियों से जूझकर ही वास्तविक सत्ता का संस्थापक बन पाता है। बैरम खां हो चाहे महामंगा हो, एक तरह से अकबर को दबाकर ही रखते थे, अधीन रखते थे, क्योंकि वो क्या था, अभी बालक था। लेकिन ज्यों ज्यों उसकी बुद्धि का विकास हुआ और वो बड़ा होता चला गया, उसने सभी बाधाओं को रास्ते से हटा दिया। आगे चलेंगे हम। लिखिए मालवा, स्टार देकर और तीर का चिन्ह, मालवा, मालवा, तीर का चिन्ह लिखिए 1561। ब्रैकेट में लिख दीजिए शासक बाज बहादुर, बाज बहादुर। ठीक है, आपको लिखवा भी दिए हैं कि बाज बहादुर की पत्नी का नाम क्या था, रूपमती का महल क्या है, ये सब पढ़ चुके हैं आप पहले, याद है कि नहीं, क्या नाम था, रूपमती। वेरी गुड। तो ध्यान रखिएगा कि 1561 में मालवा के युद्ध में बाज बहादुर को परास्त किया। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट, एक नोट लिख दीजिए साथ ही। देखिए महत्वपूर्ण है कि मालवा अभियान का नेतृत्व मालवा अभियान का नेतृत्व मेहम अंग के पुत्र अधम खां ने किया था, अधम खां ने किया था। नेक्स्ट लिखिए 1562, 1562। देखिए चुनार प्रदेश, चुनार प्रदेश, 1564 गोंडवाना, गोंडवाना। हैं तो बहुत सारे युद्ध, लेकिन मेन में लिखा देते हैं गोंडवाना। और ब्रैकेट में लिख दीजिए रानी दुर्गावती, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, दुर्गावती। नेक्स्ट गुजरात विजय 1572, 1572। तीन बार टिक लगा दीजिए इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखिए इसके उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में, इसके उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको टिक करके रख लीजिए, पूछा जा सकता है। वैसे कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। एक हेडिंग बनाकर लिखिए हल्दी घाटी का युद्ध 1576,
हल्दी घाटी का युद्ध 1576। देखिए फर्स्ट पॉइंट, अकबर पहला शासक था जिसने अकबर पहला शासक था जिसने जिसने राजपूतों की नीति का अवलंबन किया। और अवलोकन किया। ठीक है, अनुसरण किया, अवलंबन किया। ठीक है, देखिए इस कड़ी में राणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। राणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें जिसमें अकबर का सेनापति मान सिंह और आसफ खां था। अकबर का सेनापति मान सिंह और आसफ खां था। ध्यान रखिएगा, यहां एक तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक राजा की क्या काबिलियत होती है, राजा सामान्य जनता से भिन्न कैसे होता है और वो राजा क्यों होता है। अकबर जानता था कि क्षत्रिय योद्धा ऐसे योद्धा हैं भारत में जिनको परास्त कर पाना संभव नहीं है। परास्त करने का तात्पर्य यह है कि जीवित नहीं पकड़ सकते, और युद्ध में चाहे कितना भी सैन्य बल दिखा लें, राजपूत एक ऐसे योद्धा थे जो पीठ दिखाने को तैयार नहीं थे और कभी नहीं दिखाया। और महाराणा प्रताप कद काठी से इतने मजबूत थे कि यदि अकबर कभी सामने आ जाता तो फिर अकबर की मृत्यु निश्चित थी। और अकबर इस तथ्य को जानता भी था। उसने ब्रेन से काम लिया, दिमाग से काम लिया। उसने सबसे पहले देखा कि राजपूतों की नीति का अवलंबन करने के लिए क्षत्रिय सैनिकों को शामिल करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, मानसिंह से मित्रता की, जो एक समय में राणा प्रताप के ही पक्ष में था। उसने मानसिंह से पूछा भी था कि क्षत्रियों को कैसे परास्त कर सकते हैं। तो उसने कुछ नीतियां बताई, लेकिन अकबर उससे भी संतुष्ट नहीं हुआ। मानसिंह की एक बात से वो बड़ा सेटिस्फाइड हुआ कि हमें टक्कर का योद्धा मिलना चाहिए। ठीक है, जो क्षत्रिय होते हैं वो रक्त और लौह की नीति में विश्वास करते हैं। अकबर को लगा कि इस कंसेप्ट का उपयोग करके टक्कर दिया जा सकता है, और यदि जीत गए तो भारत पर कब्जा भी कर सकते हैं। उसने सबसे पहले क्या किया, मानसिंह को राणा प्रताप के विरुद्ध लड़वा दिया। और जब वहां का युद्ध जीत गया, उसके बाद उसने पूछा मानसिंह से। मानसिंह ने कहा कि भाई, प्रताप को हरा दिया है, हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। अकबर को डर था कि कहीं ये आगे चलकर विरोध न कर बैठे। अफगानों के साथ लड़वा दिया उसको। फिर ए को बी से लड़ा दिया, बी को सी से लड़ा दिया। पहले मानसिंह को चार्ज दिया कि राणा प्रताप को समाप्त कर दो। प्रताप के पास सेनाएं ऑलरेडी कम थी, हार निश्चित थी। उसके बाद जब वहां का विजय कर लिया तो मानसिंह को फिर डिप्यूट कर दिया अफगानिस्तान के साइड में कि लड़ते रहो। और अफगानी वैसे ही कुलीन योद्धा होते हैं, ठीक है, पुश्तैनी योद्धा होते हैं। उनके रक्त में भी वही उबाल है जो क्षत्रियों के पास था उस समय। तो मानसिंह क्या हुआ, लड़ता हुआ बूढ़ा हो गया। और सभी क्षत्रियों को इस तरह से उसने क्या किया, अलग अलग पॉइंट्स में डिप्यूट कर दिया, और भारत के शासन नीति को आराम से आगे बढ़ाता रहा। यह उसकी कुशल प्रबंधन नीति को दर्शाता है। इतिहास की पुस्तकों को आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। यह सिद्ध करता है कि राजा बनने के लिए शरीर में, हाँ पूछिए, हाँ कहा जाता है, उसने साबित कर दिया कि राजा बनने के लिए शारीरिक ताकत की आवश्यकता बहुत नहीं है। इतनी शारीरिक ताकत हो कि चल फिर सकें काफी है। राजा बनने के लिए दिमागी नीतियों की आवश्यकता होती है, और उसने किया। क्षत्रियों को आपस में ही लड़वा दिया। जो बच गए उसको अफगानिस्तान के साइड भेज दिया। कहा कि आप क्षत्रिय हैं और आप कहते कि युद्ध करते हैं, अफगानियों से लड़के दिखाइए, उन्हें हरा के दिखाइए, तब आपको हम क्षत्रिय मानेंगे। क्षत्रियों ने कहा कि ये तो शान की बात है, हम उसको परास्त करके आते हैं, फिर आपसे भिड़ेंगे, हम लड़ाई करेंगे। अकबर जानता था कि ये कभी अफगानियों से जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि अफगानियों की जो कद काठी है वो भारतीयों से अधिक मजबूत है, आसानी से नहीं जीत सकते हैं।
ठीक है, तो वहां लड़ा दिया और इस तरह से अपना पूरा जीवन उसने क्या किया, शासन की मुख्य नीतियों पर फोकस कर लिया। एक राजा के रूप में इसलिए अकबर को महान भी कहा जाता है कई बार। आगे चलते हैं, हम कहाँ किस पॉइंट पर थे, एक बार लास्ट पॉइंट देख लीजिए। हल्दी घाटी के युद्ध में थे, ठीक है। मानसिंह और आसफ खां अकबर के तरफ से नेतृत्व कर रहे थे, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1562 में सर्वप्रथम 1562 में सर्वप्रथम भारमल ने अकबर की नीतियों को स्वीकार किया था और उसके अधीन हो गए। अकबर की नीतियों को स्वीकार किया था और उसके अधीन हो गए। लेकिन लेकिन अकबर की नीति को नहीं मानने वाले अकबर की नीति को नहीं मानने वाले शासकों में महाराणा प्रताप शामिल थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रताप ने नहीं माना था। कुछ राजपूतों ने मान लिया तो अकबर ने उनको संरक्षण भी दिया था अवलंबन नीति के तहत। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, राणा प्रताप की ओर से सेनापति हकीम खां सूर थे। सेनापति हकीम खां सूर थे, जबकि अकबर की ओर से मानसिंह और आसफ खां थे। मानसिंह और आसफ खां थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मानसिंह और आसफ खां थे, लिखवा दिए हैं, अभी जस्ट लिखवा दिए हैं। पहले वाले पॉइंट में भी आपने इसी चीज को लिखा है, ध्यान रखिएगा इसे। यानी अकबर एक तरफ क्षत्रिय की नीति का अवलंबन कर रहा था, राणा प्रताप भी वही कर रहे थे। अपने सेनापति में उन्हें एक तोपची मिला था, काफी एक्सपर्ट था, ठीक है, हकीम खां सूर, इसको लगा दिया और इसने अकबर को काफी क्षति पहुंचाई थी। अकबर उस युद्ध को बड़े मुश्किल से जीत पाया था। अब आगे चलेंगे, लास्ट पॉइंट में लिखिए, अकबर का अंतिम अभियान असीरगढ़ था। असीरगढ़ था 1601। अकबर का अंतिम अभियान असीरगढ़ था 1601, जिसमें मीर बहादुर को परास्त किया था। मीर बहादुर को परास्त किया था, ध्यान रखिएगा इसे, महत्वपूर्ण है। हेडिंग में लिखिए, सामाजिक और धार्मिक सुधार। सामाजिक और धार्मिक सुधार। धार्मिक सुधार। अब हम यह देखेंगे कि अकबर ने और क्षेत्रों में क्या क्या काम किए। तो लिखिए, स्टार देकर 1562, तीर का चिन्ह, 1562 तीर का चिन्ह। अब इसमें क्या किया, तो जब हम दिल्ली सल्तनत को देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि दासों से ही सल्तनत की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले दास का नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो सबसे पहला दास था, नहीं भूलेंगे। किसका दास था, मोहम्मद गोरी का दास था। तो दासत्व की प्रथा उसके बाद भी चलती रही और अकबर ने इस प्रथा को अंतिम रूप से 1562 में समाप्त कर दिया।
तो इसमें लिख दीजिए दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का अंत। ठीक है, एवं, उसी में एवं कर दीजिए, एवं हरम दल से मुक्ति। हरम दल से मुक्ति दोनों 1562 में ही घोषित कर दिए उसने। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 1563, हरम दल क्या होता है, कौन बताएंगे? हरम एक स्थान था जहां स्त्रियां, दास इत्यादि इत्यादि को रखा जाता था, वो बाहर नहीं निकल सकते थे। एक तरह से कैद खाना ही था, समझिए कि भोजन मिल सकता है, आवास की सुविधाएं मिल सकती है, लेकिन बाहर नहीं जा सकते। तो हरम प्रथा को समाप्त कर दिया उसने। नेक्स्ट 1563, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, समाप्त किया। ठीक है, 1564, 1564 क्या किया इसमें? जजिया कर को समाप्त किया। वेरी गुड, जजिया कर को समाप्त किया। देखिए क्वेश्चन पूछते हैं कपिल जी, आप बताएंगे कि किस किस ने जजिया कर को लागू किया और किस किस ने समाप्त किया, क्विकली। चुप्पी छा गई। विष्णु जी बताएंगे किस किस ने जजिया को लागू किया और किस किस ने समाप्त किया। हो गया सिलेक्शन। काजल, आपका भी सिलेक्शन हो गया। राघव कुमार जी, लिखवा दिए थे, सब पढ़ा दिए हैं। उसके बाद तुगलक, हाँ ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद उस, वेरी गुड, सह रंगीला ने हटा दिया। वेरी वेरी गुड। ठीक है, जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया है वो ठीक से तैयार रहेंगे, कक्षा में थोड़ा पढ़ के आया कीजिए। ठीक है, बहुत जरूरी है, सिलेक्शन नहीं होता है आजकल। कितना भी पढ़ लीजिएगा, इस तरीके से पढ़ेंगे तो चयन क्या होगा, प्रभावित रहेगा, ग्रहण लगा रहेगा उस पर। आगे चलते हैं, और आप पकड़ होना चाहिए। बहुत भारी क्वेश्चन था ये, इसकी चर्चा हमने 5-7 बार की है। आगे चलते हैं, लिख दीजिए जजिया कर को समाप्त किया। नेक्स्ट, उसके बाद 1571, फतेहपुर सिकड़ी बनवाया। फतेहपुर सिकड़ी बनवाया। वरुण जी आप बताएंगे क्यों बनवाया, जल्दी। क्योंकि अकबर के पास पैसा बहुत अधिक हो गया था तो बनवा दिया। ठीक है, अकबर ने लूटपाट में काफी धन कमा लिया था, फतेहपुर सिकड़ी खड़ा कर दिया। क्या बनवाया और क्यों बनवाया वहां पर, कौन बताएंगे? देखिए अभी लिखाए हैं, मुश्किल से 5 मिनट हुए होंगे लिखाए हुए, तब भी याद नहीं। रेलवे का एएलपी टेस्ट तो आप लोग पास ही नहीं कर पाइएगा, उसमें तो यही सब करता है, जो 10 मिनट पहले बताता है वही पूछा जाता है, कैसे पास करेंगे? थोड़ा सा शार्प रहिए, तेज तर्रार। इसमें लिख दीजिए 1571 में, लिख दिया, फतेहपुर सिकड़ी की स्थापना की, राजधानी स्थानांतरण किया, ये सब लिख दीजिए, दोनों महत्वपूर्ण है।
सुनील जी आप बताएंगे अकबर का मूल नाम क्या था, पूरा नाम क्या था? लिखा है कि नहीं लिखा है? क्या था? आप हो गए, कौन बताएंगे? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और पूछते हैं और देखते हैं कि याद है कोई, जल्दी से बता देंगे बाबर का मूल नाम क्या था बिना कहीं से देखे हुए। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, नाम वगैरह याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण होता है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अकबर का नाम था। ठीक है, इसके भी अर्थ हैं अपने, इसका भी अलग अलग अर्थ है। जैसे जहीरुद्दीन मोहम्मद का मतलब क्या होता है? लॉयन होता है। ठीक है, शेर बता दिए थे। बाबर स्वयं को शेर भी कहता था, जिहाद का नारा भी दिया था उसने। आगे चलेंगे हम। कितना लिखा आपने? 1571, 71 लिखा। उसके बाद लिखिए 1575, जागीरदारी प्रथा का अंत। 1575, जागीरदारी प्रथा का अंत। अंत। फिर से लिखिए 1575 दोबारा, इबादत खाने की स्थापना। इबादत खाने की स्थापना। ये क्या था? एक धार्मिक मंच था जिस पर सभी धर्म के विद्वान आमंत्रित थे अपने राय और विचार को रखने के लिए। और अकबर को इसी में बड़ी रुचि थी कि वह विभिन्न धर्मों के विषय में जाने। स्थापना। नेक्स्ट, 1578, 78, लिखिए इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति। प्रवेश की अनुमति। ठीक है, अब जहां आपने जागीरदारी लिखा है उसके रिगार्डिंग एक नोट लिख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है। जागीरदारी कब हटाया? 75 में। एक नोट लिख दीजिए नीचे, लिखिए 1575 में मनसबदारी व्यवस्था को जोड़ा गया। 1575 में मनसबदारी व्यवस्था को जोड़ा गया जो जो मंगोलों और मध्य एशिया की प्रभावशाली व्यवस्था थी। जो मंगोलों और मध्य एशिया की प्रभावशाली व्यवस्था थी। प्रभावशाली व्यवस्था थी। ठीक है, इसी में एक पॉइंट और जोड़ दीजिए। ये क्या था? उपाधि था। जैसे 1000 दिनारी, वो तो खरीद के लाया था इसलिए दिया था, लेकिन ये रिवार्ड स्वरूप उपाधि मिलती थी। जैसे 400 मनसब, किसी को 200 मनसब, ये उपाधि मिलती थी उस समय। ठीक है, इसी में लिख दीजिए, लिखिए इसमें 33 वर्ग और 99 श्रेणियां थी। इसमें 33 वर्ग और 99 श्रेणियां थी। 99 श्रेणियां थी। श्रेणियां थी। नेक्स्ट, उसी नोट में ऐड कर दीजिए, यह व्यवस्था वंशानुगत नहीं था। यह व्यवस्था वंशानुगत नहीं था, ध्यान रखेंगे इसको। केवल योग्यता के आधार पर ही मिलता था मनसब। देखिए 1579,
1579। देखिए, मजहर की घोषणा की। मजहर की घोषणा की। ये एक इस्लामिक ऐलान है, ऑर्डर जारी करना, धार्मिक। मजहर की घोषणा की, जिसे फैजी ने तैयार किया था। फैजी ने तैयार किया था। इसके द्वारा, नेक्स्ट पॉइंट, जिसे फैजी ने तैयार किया था, इसके द्वारा धर्म पर निरंकुशता की स्थापना की गई। निरंकुशता की स्थापना की गई। जिसे अमोघत्व का सिद्धांत कहा जाता है। जिसे अमोघत्व का सिद्धांत कहा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, 1582, दीन ए इलाही की स्थापना। दो तीन टिक लगा लीजिए, कहां पूछ दे कोई ठीक नहीं है इसका। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। दीन ए इलाही की स्थापना। दीन ए इलाही की स्थापना। पंद्रह सौ तिरासी, इलाही संवत की शुरुआत। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट में। ये थे अकबर के मुख्य धार्मिक कार्य, इसको ध्यान रखिएगा। अब कुछ बातें जो लिखवाने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए। अकबर की माता हामिदा बानो एक सिया संप्रदाय से थी और अकबर के पिता हुमायूं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। तो माता पिता की उदारता का प्रभाव तो अकबर पर था ही, साथ ही मुनीम, मुल्ला, मौलवी जो उसके समय में रहे थे, उन सब से भी प्रभावित था। और उससे भी अधिक, प्रीवियस चैप्टर में सूफी आंदोलन में मैंने आपको लिखवा दिया है कि अकबर सूफी विचारधारा से भी काफी प्रभावित व्यक्ति था। संत का नाम बताइए। शेख सलीम चिश्ती, जिससे अकबर काफी प्रभावित था और अपने पुत्र जहांगीर का नाम भी क्या रखा था? सलीम रखा था। तो इन्हीं सब विचारधाराओं से प्रभावित होकर उसने सोचा कि ये जो धार्मिक मतभेद हैं, इस मतभेद को कैसे समाप्त किया जाए। तो उसने एक इबादत खाने की स्थापना की और आपने भी लिखा है कि 1575 में इबादत खाना बनाया और मात्र 3 साल के अधीन 1578 में सभी धर्म के विद्वानों को उसमें आने की अनुमति दी, अपने विचारों को रखने की अनुमति दी। और बाद में उसने एक चीज देख लिया था कि धार्मिक मतभेद इस लेवल पर है कि ये धर्म की समानता संभव नहीं है। तो उसने फिर क्या किया, एक नया धर्म ही चला दिया था। अलग बात है कि उस धर्म का प्रचार नहीं हो सका, हिंदुओं में केवल बिरबल नहीं माना, लेकिन उसने जो धर्म दिया था वह दैनिक लोकाचार का हिस्सा था उस समय में। दीन इलाही, इसको भी ध्यान रखिएगा। कब शुरू किया था धर्म इलाही? 82 में। और इलाही संवत की शुरुआत कब की? 83 में की। तो यदि कभी किसी परीक्षा के मेंस में सिविल सेवा में आपको अकबर की धार्मिक नीतियों के बारे में लिखना हो
इतने पॉइंट्स की व्याख्या कर देने से आपको पर्याप्त नंबर मिल सकते हैं, पूछा भी जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। किसने? हाँ, हाँ, उसके बाद फिर वही, लेकिन फतेहपुर सीकरी को इस समय याद रखिएगा, ठीक है, इस समय सीकरी को याद रखिएगा। आगे चलते हैं, फिर इसके बाद दिल्ली हो जाएगा अगले शासकों में। मुख्य बातों पर आते हैं, एक नोट लिख लीजिए फिर भी जो महत्वपूर्ण है। लिखिए, अकबर के दीन ए इलाही को, अकबर के दीन ए इलाही को मानने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू बीरबल था। बीरबल था, बीरबल था। लेकिन लेकिन जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने, जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी पुस्तक अपनी पुस्तक दविस्ताने मजाहिब में, दविस्ताने मजाहिब में, मजाहिब में इसे एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेखित किया है। इसे एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेखित किया है, उल्लेखित किया है, ध्यान रखिएगा। नोट नंबर 2, दीन ए इलाही धर्म न होकर आचार संहिता थी। दीन ए इलाही धर्म न होकर एक आचार संहिता थी। नोट नंबर 3, दीन ए इलाही के पुरोहित कौन थे? अबुल फजल थे। दीन ए इलाही के पुरोहित अबुल फजल थे, अबुल फजल थे, अबुल फजल थे, एवं 18 लोगों ने इसे स्वीकार किया था, जिसमें एकमात्र हिंदू कवि प्रिय बीरबल थे। बीरबल की उपाधि थी ये, ध्यान रखिएगा। कवि प्रिय बीरबल थे, बीरबल थे, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र के एक अभियान में मारे गए। उत्तर पश्चिम क्षेत्र के एक अभियान में मारे गए। ठीक है, एक तथ्य है इसमें जो बस श्रवण के माध्यम से याद रख सकते हैं, वो है अकबर की राजपूत नीति। इसको ध्यान रखिएगा। अकबर की राजपूत नीति यह थी कि जो क्षत्रिय अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेगा उसे वह स्वतंत्र रहने देगा, केवल कहने को वह भारत के शासक के अधीन अपना राज्य चला सकेगा, ठीक है, लेकिन वो स्वतंत्र ही रहेगा।
वहां वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए जाएंगे। और कालांतर में इस प्रथा के तहत अकबर ने वैवाहिक संबंध भी राजपूतों के साथ स्थापित किए थे, जिसने उसकी अधीनता मान ली, जैसे मान सिंह हो गया। लेकिन जिस राजपूतों ने उसकी अधीनता नहीं मानी, उसे अकबर ने खुली चुनौती दी और समाप्त करने का भी प्रयास किया। इसको ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है, ये लिखवाने की जरूरत नहीं है, समझ जाएंगे सभी लोग। ठीक है, आगे चलेंगे। लिखिए हेडिंग में अकबर की प्रशासनिक और आर्थिक नीतियां। अकबर की प्रशासनिक और आर्थिक नीतियां। आर्थिक नीतियां। पॉइंट नंबर 1, पहला बिंदु देखिए, अकबर की प्रशासनिक नीति। प्रशासनिक नीति प्रशासनिक समरूपता और संतुलन पर आधारित थी। प्रशासनिक समरूपता और संतुलन पर आधारित थी, जिसने मनसबदारी व्यवस्था को जन्म दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने मनसबदारी व्यवस्था को जन्म दिया। समरूपता एवं संतुलन पर चल रही थी, बैलेंस था एकदम। जिसने मनसबदारी व्यवस्था को जन्म दिया। ठीक है, किस व्यवस्था को अकबर ने समाप्त किया था इसके बदले? जागीरदारी को। कब समाप्त किया था, कब? अभी लिखवाए हैं, 1575 में समाप्त किया था। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? उत्तर होगा अकबर। ध्यान रखिएगा, तो मनसबदारी की शुरुआत की। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मनसबदारों को सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार का कार्य करना पड़ता था। मनसबदारों को सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार का कार्य करना पड़ता था। ठीक है, सैनिक का भी काम करना पड़ता था और असैनिक का भी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रत्येक अधिकारी को नियुक्ति के समय प्रत्येक अधिकारी को नियुक्ति के समय मनसब दिए जाते थे। मनसब दिए जाते थे जो दो भागों में बटा होता था। जो दो भागों में बटा होता था। जात और सवार। जात और सवार। ठीक है, क्या था ये? आज के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो सैलरी और गाड़ी जो एक अधिकारी को मिलता है वही था। जात का मतलब क्या है? हाई रैंकिंग, जिसमें वेतन आ जाएगा, भत्ता आ जाएगा, अलाउंसेस वगैरह जो हैं आ जाएंगे। और सवार में क्या होगा? घुड़सवारों की संख्या, कितनी घुड़सवारों की संख्या मिली है, कितना रथ मिला है उसे, जिसे यात्रा वगैरह कर सकता है। तो एक में वेतन भत्ता इत्यादि आ जाएगा, एक में टीए आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आ जाएगा। आजकल आज के समय को देखा जाए तो ये क्या था? पदवी था उस समय का। ध्यान रखिएगा, जात और सवार मनसब के दो हिस्से थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आर्थिक और राजस्व सुधार के बिंदु पर आर्थिक और राजस्व सुधार के बिंदु पर आर्थिक और राजस्व सुधार के बिंदु पर
बिंदु पर टोडरमल का योगदान महत्वपूर्ण है। टोडरमल का योगदान महत्वपूर्ण है, जिसने जिसने जब्ती प्रणाली को जन्म दिया। जब्ती प्रणाली को जन्म दिया। टोडरमल का योगदान महत्वपूर्ण है, जिसने जब्ती प्रणाली को जन्म दिया और भूमि का वर्गीकरण कराया। और भूमि का वर्गीकरण कराया। वर्गीकरण कराया। ध्यान रखिएगा, लिख दीजिए भूमि को 4 भागों में बांटा गया। 4 भागों में बांटा गया। पोलज, पर्ती, चाचर और बंजर। सब में लिख देंगे इसके विषय में। पोलज का क्या अर्थ होता है? प्रत्येक वर्ष खेती। ठीक है। पर्ती का क्या अर्थ होता है? एक वर्ष बाद खेती। उस समय में 1 साल खाली छोड़ दिया, उसके बाद खेती। आज भी पर्ती शब्द का उल्लेख भारत में मिलता है। 1 वर्ष के बाद खेती। ठीक है। चाचर, 3 से 4 वर्ष के बाद खेती। 3 से 4 वर्ष के बाद खेती। आज भी ऐसी जमीनें आपको मिल जाएंगी जो बंजर हो रही हैं, वहां खेती कम हो रही है। चाचर भी कहते हैं उसको। पानी जम गया उसमें, सूख ही नहीं रहा है, तो चाचर भी कहते हैं उसको। अगला क्या है? बंजर। तो बंजर का अर्थ लिख लीजिए, जिस पर लंबे समय से खेती नहीं हुई हो। जिस पर लंबे समय से खेती नहीं हुई हो। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। अकबर के समय में अकबर के समय में नसक और कंकूट नसक एवं कंकूट भू राजस्व की प्रणालियां थी। भू राजस्व की प्रणालियां थी, जिसमें जिसमें नसक नसक पिछली राजस्व प्राप्ति के पिछली राजस्व प्राप्ति के आधार पर अनुमानित राजस्व वसूली था। नसक पिछली राजस्व प्राप्ति के आधार पर अनुमानित राजस्व वसूली था, जबकि कंकूट अनाजों के उपज के आधार पर लिया जाता था। कंकूट अनाजों के उपज के आधार पर लिया जाता था। ठीक है। एक लाइन और ऐड कर दीजिए।
इसी कड़ी में करोड़ी पद का सृजन भी किया गया। इसी कड़ी में करोड़ी पद का सृजन भी किया गया। सृजन भी किया गया। ठीक है, आगे चलेंगे। अब अकबर के समय में जो एक महत्वपूर्ण चीज हुई वो था प्रांतों का पुनर्गठन। नए तरीके से प्रांतों को गठित किया गया, जिसमें 12 प्रांत उल्लेखनीय हैं। आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे कि आज़ादी के बाद भारत में भी प्रांतों का गठन किया गया है। उसी प्रकार अकबर के समय में भी उस समय की व्यवस्था को और आवश्यकता को देखते हुए प्रांतों का गठन किया गया था। इसको नोट में लिखिए। लिखिए, अकबर के समय 12 प्रांतों का गठन किया गया था। अकबर के समय 12 प्रांतों का गठन किया गया था। गठन किया गया था। बारह को याद रखिएगा, 12 प्रांत थे उस टाइम में। हेडिंग बनाकर लिखिए, सांस्कृतिक समन्वय की नीति। सांस्कृतिक समन्वय की नीति। अब सांस्कृतिक समन्वय में क्या आएगा? कहीं बुलंद दरवाजा बना देगा, कहीं जामा मस्जिद बना देगा, तो ये सब उसी में आ जाएगा। देखिए, इसके तहत फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, कौमा जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, कौमा जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल और बीरबल का महल बनवाया, और बीरबल का महल बनवाया जिस पर ईरानी प्रभाव है। ईरानी प्रभाव है। इन चारों पर क्या है? पांचों पर ईरानी प्रभाव है। ध्यान रखिएगा। ईरान की राजधानी कहां है? तेहरान है। ईरान की राजधानी तेहरान है। और बगदाद कहां की राजधानी है? इराक की राजधानी है। हर हाल में याद रखेंगे, ठीक है, गलती नहीं करेंगे इसमें। वैश्विक वैश्विक स्थितियों को देखते हुए आजकल पूछा भी जा सकता है ये सब। आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, जबकि अकबर के सिकंदरा वाले मकबरे पर भारतीय प्रभाव है। जबकि अकबर के सिकंदरा वाले मकबरे पर भारतीय प्रभाव है। भारतीय प्रभाव है। ध्यान रखिएगा, प्रभाव से क्वेश्चन पूछे तो एक को छांट लेंगे उसमें से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आगरा का किला एवं इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया। आगरा का किला एवं इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया। नेक्स्ट पॉइंट, इसके काल में चित्रकला के क्षेत्र में समन्वय हुआ।
इसके काल में चित्रकला के क्षेत्र में समन्वय हुआ। जिसमें चित्रकला पर यूरोपीय प्रभाव देखे गए। यूरोपीय प्रभाव देखे गए देखे गए जिसके अंतर्गत मिस्कीन की भूमिका महत्वपूर्ण है। मिस्कीन की भूमिका महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, इसी के बाद जब चित्रकला को आगे बढ़ाया गया तो जहांगीर के समय जाते जाते चित्रकला ने अपना चरम उत्कर्ष प्राप्त कर लिया था। और जहांगीर के दरबार में जो उस समय के टॉप चित्रकार थे उनको बेहतर प्रश्रय मिला था। जहांगीर का एक कथन भी था कि यदि कोई एक चित्र के अलग अलग अंगों को अलग अलग चित्रकार बनाएंगे तो मैं बिना देखे बता सकता हूं कि नाक किसने बनाई है, आंखों को किसने बनाया है, ठीक है, और अन्य अंगों को किसने डिजाइन किया है। ये जहांगीर की कला थी। वो बता सकता था मेरे दरबार के किस चित्रकार ने इस फोटो में क्या क्या बनाया है, किस हिस्से को बनाया है। वहां पर जाकर चरम उत्कर्ष देखने को मिलता है, उसको हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दसवंत और वसावन। दसवंत और वसावन अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार थे। दसवंत और वसावन अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, केशवलाल, मुकुंद और तारा। केशवलाल, मुकुंद और तारा अन्य चित्रकार थे। केशवलाल, मुकुंद और तारा अन्य चित्रकार थे। नेक्स्ट पॉइंट, अकबर ने एक चित्रशाला की भी स्थापना की थी। अकबर ने एक चित्रशाला की भी स्थापना की थी। देखिए, अब्दुस समद के नेतृत्व में दरबारी पेंटिंग की शुरुआत हुई। अब्दुस समद के नेतृत्व में दरबारी पेंटिंग की शुरुआत हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अकबर के समय में अमीर हमजा के चित्रांकन का कार्य मीर सैयद अली के द्वारा पूरा किया गया। मीर सैयद अली के द्वारा पूरा किया गया। ठीक है, बताए भी थे अमीर हमजा की पांडुलिपियां। इस पांडुलिपि के चित्रांकन का कार्य किसके द्वारा किया गया? मीर सैयद अली के द्वारा किया गया। ये तो था चित्रकारिता। संगीत को भी देख लीजिए।
देखिए संगीत के क्षेत्र में, अगला पॉइंट, संगीत के क्षेत्र में सबसे प्रमुख हस्ताक्षर तानसेन थे। तानसेन थे, जिनका मूल नाम क्या था? वेरी गुड। जिसका संगीत के क्षेत्र में प्रमुख हस्ताक्षर तानसेन थे, जिनका मूल नाम रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे था। लिखिए तानसेन के गुरु का नाम स्वामी हरिदास था। एक हैंड रेज हुआ है, इनका है, पूछ लें। हम्म, हाँ बताइए, पूछिए, आवाज आ रही है। हाँ। नहीं नहीं, उनका मूल नाम था, उनका मूल ही नाम था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसका मूल नाम था, नाम बदला नहीं गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, मुख्य बातों में आ जाते हैं। रामतनु पांडे था मूल नाम, हरिदास गुरु थे, याद रख लेंगे। अब तानसेन की जो ताकत थी गायन के क्षेत्र में, तानसेन एक क्या है? सिंबल है, हस्ताक्षर है, सिग्नेचर है। कैसे? उन्होंने दो ऐसे राग की स्थापना की या निर्माण किया जो आज भी म्यूजिक के क्षेत्र में, संगीत विद्या के क्षेत्र में क्या है, एक हस्ताक्षर का कार्य करता है। उसमें एक है राग दीपक। जब तानसेन गाते थे तो दीप जल उठते थे, ऐसा कहा जाता है। और एक था राग मेघ, जिसे गाने पर क्या होता था, आकाश से बारिश होने लगती थी, ऐसा लिखा हुआ है इतिहास की पुस्तकों में। उस राग में इतनी ताकत थी। इसके अलावा तानसेन ने अकबर के लिए कई रागों की स्थापना की थी, हम उसको लिखेंगे। क्या था? उसी का नाम राग दीपक है, ध्यान रखिएगा। राग दीपक का अर्थ ही है जिससे आग प्रज्वलित, दीप जल उठे। आसमान से आग नहीं बरसती थी, जो वातावरण था। देखिए होता क्या है, अब आकाश से आग कहां से बरसे? आकाश से आग नहीं बरस सकती। राग में कहते हैं, जब ध्वनि चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो वहां हम देखेंगे इस चीज को, कंपन इतना ज्यादा होता होगा कि जो वायवीय कण है वो टकरा रहे होंगे, आसपास की जो वस्तुएं हैं वो खनक से टकरा रही होंगी, जिससे ऊष्मा पैदा हो जाती होगी। इतना ज्यादा उसमें ये होगा, अलंकार होगा। इसीलिए कहते हैं कि राग दीपक। और राग मेघ क्या था, इतना शीतलता प्रदान करने वाला होगा। अब थोड़ी ना बारिश हो जाएगी, बारिश नहीं होती होगी जहां तक मुझे लगता है, ऐसा नहीं संभव है, लेकिन इतना जरूर होता होगा कि माहौल काफी शीतित हो जाता होगा, कूल हो जाता होगा। आज के संगीतों में भी हम देखते हैं कि अच्छी वाइब्स देखने को मिलती है। जो मनोरोग या अवसाद से ग्रस्त व्यक्ति होते हैं, उनको जो साइकेट्रिस्ट होते हैं या मनो डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो देखिएगा उनको संगीत सुनने की सलाह देते हैं। तो संगीत में यह ताकत रही है। और तानसेन के पास ऐसी कला होगी जिसमें यदि वो दीपक राग को गाते होंगे तो क्या होता होगा, ऊष्मा भर जाती होगी आसपास। हो सकता है ऐसा। आज भी हम देखते हैं कलर का भी इफेक्ट पड़ता है जीवन में। जैसे कमरे का रंग व्हाइट ही क्यों रखा जाता है? व्हाइट इसलिए रखा जाता है कि श्वेत रंग क्या होता है, सुकून और शांति की स्थापना करता है। कभी आपने नहीं देखा होगा किसी के कमरे का रंग भीतर से लाल हो, कभी नहीं देखा होगा। देखा है किसी ने? नहीं होता है। यदि किसी व्यक्ति को लाल रंग से, लाल है, अच्छा, अब देखिए
ऐसा है, कहा जाता है कि यदि कोई लाल रंग के परिवेश में रहता है तो ऐसा कहा जाता है, मनोविज्ञान कहता है कि वह व्यक्ति बात बात पर क्रोधित हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, उसके मन में खून खराबे के विचार आ सकते हैं। ठीक है, रक्त और लहू की नीति का विचार आ सकता है, ये और ये सत्य भी है, ध्यान रखिएगा। आप अनुभव कर सकते हैं इन चीजों का। यदि आप किसी हरे रंग के वातावरण से गुजर रहे हैं, जैसे ग्रीनरी है कहीं, क्या होता है, मानसिक काफी सुकून मिलता है, आंखों को चुभता है हरा रंग, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे साइंस ने घोषणा किया है कि सबसे सेंसिटिव कलर, मोस्ट सेंसिटिव कलर फॉर आई इज ग्रीन, ये विज्ञान बताता है हमें। श्वेत रंग से शांति मिलती है, ये होता है। तो उस समय भी संगीत में क्या होगा, ऐसे रिसर्च हुए होंगे कि जब राग दीपक गाया जाता होगा तो क्या होता होगा, माहौल काफी गर्म हो जाता होगा, कहते थे कि दीप जल जाएगा, इतनी गर्मी आ गई। राग मेघ गाने पर काफी शांति मिलती होगी मन को, तो क्या था, अनुभव होता होगा कि बारिश हो रही है। जैसे एक एक्टिविटी आज भी हम करते हैं, जैसे बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है कि एक कहा जाए तो एक उंगली से इस तरह से तालियां बजाते हैं, दो कहने पर दो उंगलियों से बजाते हैं। तो आप देखेंगे जब चार उंगलियों से ताली बजती है, फिर तीन दो एक पर आते, तो बारिश की बूंदों का एहसास होने लगता है, जबकि वाकई में बारिश नहीं हो रही होती है। इसी सबसे पता लगता है। लिख लीजिए, लिख लीजिए, जैसे मैं, देखिए मियाँ की ठोड़ी राग का नाम है, मियाँ की ठोड़ी। ठीक है, मियाँ का मल्हार, मियाँ की लिख दीजिएगा, मियाँ की मल्हार। ठीक है, मियाँ की रात, मियाँ की रात, मियाँ का सारंग, मियाँ का सारंग, दरबारी कानड़ा, राग दीपक, राग मेघ, राग दीपक, राग मेघ और राग श्री। ये सब क्या है, तानसेन के रचित राग है। कहा जाता है कि ऐसे ही रागों की रचना महाकवि विद्यापति ने की थी। आप सभी ने सुना होगा, विद्यापति क्या है, मैथिली भाषा में उनका स्थान कालिदास के बराबर है। और कहते हैं कि ऐसे रागों की रचना की कि भगवान शंकर प्रसन्न होकर विद्यापति की सेवा करने के लिए आ गए थे और 12 साल तक वहां निवास किया था, ऐसा कहा जाता है। कई राग हैं विद्यापति के, तो विद्यापति को महाकवि कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अर्थ यही है कि रागों में इतनी ताकत होती थी कि वह किसी भी समक्षदर्शी को या समक्ष श्रोता को आकृष्ट कर सकता था, उनके ध्यान को पूर्णतः अपनी ओर खींचकर विलीन कर सकता था। ऐसे रागों के रचनाकार थे। हम आगे चलेंगे, नोट में लिख दीजिए, तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे, एक थे। थके हैं कि नहीं, बचे हुए हैं, कुछ देर और कार्य कर लिए तो ठीक है, 10 मिनट ले लेते हैं और। आप लोगों पर काफी कहर ढाया गया है, कुछ देर और। ठीक है, नवरत्नों में से एक थे। बीरबल भी क्या थे, नवरत्नों में से एक थे। जब बूस्टर फैक्ट्स लिखाएंगे तो वहां नवरत्न का लिस्ट लिखवा देंगे एक साथ। ठीक है, टोडरमल इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला बिंदु देखिए, महत्वपूर्ण है कि अकबर के आरंभिक विचार, आरंभिक धार्मिक विचार लिखिएगा, आरंभिक धार्मिक विचार
आरंभिक धार्मिक विचार उसके शिक्षक अब्दुल लतीफ और सूफी विचारधारा से प्रभावित थे। सूफी विचारधारा से प्रभावित थे। नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए अगला बिंदु। अकबर ने जैन विद्वान हरिविजय सूरी को जगत गुरु एवं जीन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी थी। युग, यह हर्षुकर ग, युग प्रधान की उपाधि दी थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए आचार्य वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ को, आचार्य वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ को गोकुल और जैतपुरा की जागीर दी थी। गोकुल और जैतपुरा की जागीर दी थी। नेक्स्ट पॉइंट, अकबर ने झरोखा दर्शन तुलादान और पाइबोस जैसी परंपराओं की शुरुआत की। ठीक है। फतेहपुर सीकरी का डिजाइन बहाउद्दीन ने तैयार किया था। फतेहपुर सीकरी का डिजाइन बहाउद्दीन ने तैयार किया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अकबर के दरबार में जेसुइट मिशन ब्रैकेट में ईसाइयों का मिशन, अकबर के दरबार में जेसुइट मिशन 3 बार आया था। अकबर ने सती प्रथा को समाप्त किया 1562 ब्रैकेट में। अकबर ने सती प्रथा को समाप्त किया ब्रैकेट में 1562, जिसमें विवाह की आयु 16 एवं 14 वर्ष निर्धारित की। लड़के का 16 वर्ष और लड़कियों का 14 वर्ष निर्धारित किया।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अकबर के समय ईसाई धर्माचार्य क्रमशः 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 दस्तूर मेहरजी राणा एक्का बीवा एवं मोन्सेरात थे। ठीक है। अकबर का प्रांत कितने भागों में बटा हुआ था? लिखवा दिए थे आज 12 पार्ट्स में। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब दक्षिण विजय किया अकबर ने तो 12 से बढ़कर फिर 15 हो गया था, साउथ इंडिया को जोड़ने के बाद। लिख दीजिए, दक्षिण विजय के बाद अकबर के प्रांतों की संख्या 12 से बढ़कर 15 हो गई थी। दक्षिण विजय के बाद प्रांतों की संख्या 12 से बढ़कर 15 हो गई थी। 12 से बढ़कर 15 हो गई थी। कोई बताएंगे कि मनसबदारी प्रथा अकबर ने किस विजय के बाद लागू किया था? बहुत आसान क्वेश्चन है, गुजरात विजय के बाद। लिख दीजिए, पूछा जाएगा। देखिए, गुजरात विजय के बाद अकबर ने मनसबदारी प्रथा लागू की। गुजरात विजय के बाद अकबर ने मनसबदारी प्रथा लागू की 1573-74 ब्रैकेट में 1573-74। नेक्स्ट पॉइंट, गुजरात विजय के बाद अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की ब्रैकेट में 1573-74। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, गुजरात विद्रोह 1584 को दबाने के कारण, गुजरात विद्रोह 1584 को दबाने के कारण अब्दुल रहीम को खान ए खाना की उपाधि दी। अब्दुल रहीम को खान ए खाना की उपाधि दी। खान ए खाना की उपाधि दी। किसने दी? अकबर ने दी। खान ए खाना की उपाधि दी। हेडिंग में लिखिए साहित्य। छोटा छोटा पॉइंट है, समाप्त कर लीजिए। साहित्य। लंबे कक्षाओं में कुछ भोजन वगैरह का इंतजाम लेकर बैठा कीजिए, ठीक है। कक्षाएं कभी कभी लंबी चलती है। ये बताने का विषय है, इसे कहते हैं कॉमन सेंस, ठीक है। इसे कहते हैं सामान्य सचेतता। आगे चलते हैं, वरना आरोप लगा सकते हैं अभ्यर्थी कि आपके कारण ही मेरे स्वास्थ्य की यह दशा हुई है, इसके जिम्मेदार आप ही हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। कभी कभी क्लास लंबी चली जाती है। साहित्य। अब देखिए, साहित्य में क्या क्या महत्वपूर्ण है, 4-5 बातें याद रखिएगा। एक तो जो दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा शुरू हुई
वो अकबर के समय से हुई। ये महत्वपूर्ण है। एक प्रॉपर इतिहासकार होता था जो निष्पक्षता के आधार पर, न राजा के पक्ष में न शत्रुओं के पक्ष में, निष्पक्ष था, जो सच्चाई थी उसके आधार पर हिस्ट्री को लिखा करता था। तो लिख दीजिए, दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा अकबर के समय आरंभ हुई। दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा अकबर के समय आरंभ हुई। आरंभ हुई। इस कड़ी में आईने अकबरी और अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा। इस कड़ी में आईने अकबरी और अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा। और साथ में ध्यान रख लेंगे, जो लिखवा भी दिए हैं, कि अबुल फजल क्या थे, किसके पुरोहित थे? दीन ए इलाही के पुरोहित थे, जो अभी अभी लिखाए हैं। अंतिम मानने वाला और पहला हिंदू कौन था? बीरबल था। इस सब को नहीं भूलेंगे, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, निजामुद्दीन ने तबकात ए अकबरी लिखा। नेक्स्ट बदायूनी ने बदायूनी ने मुंतखाब उल तवारीख लिखा। मुंतखाब उल तवारीख लिखा। तवारीख लिखा। ये तो थी बेसिक रचनाएं जो पूछी भी जाती है, लेकिन धार्मिक रूप से कोई क्वेश्चन आ रहा है? आगे लिखवा देंगे, अभी उसी की मैं चर्चा कर रहा हूं। तो अकबर के सहिष्णुता की नीति में यह भी थी, उसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, कि जो हिंदू धर्म की या किसी अन्य धर्म की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसको अरबी, फारसी इत्यादि में लिखा जाए, ताकि इस्लाम शासक और साथ साथ इस्लाम के अनुयायी भी उसको समझ सकें। लिख दीजिए, अकबर ने अनुवाद विभाग की भी स्थापना करवाई। अकबर ने अनुवाद विभाग की भी स्थापना करवाई। स्थापना करवाई। इस कड़ी में शॉर्ट में लिख दीजिए, फैजी रामायण, तीर का चिन्ह देकर। फैजी ने रामायण, फैजी नहीं नहीं, गलत हो गया ये, इसको काट दीजिए। भागवत गीता, बदायूं होगा उसमें। फैजी ने तो काट के बना दीजिए भागवत गीता। फैजी ने भागवत गीता। नीचे लिखिए, बदायूनी ने रामायण। बदायूनी ने रामायण। रामायण। जबकि जबकि अब्दुल रहीम खान खाना ने अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी का तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद करवाया।
ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, तो तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के ही समकालीन थे। वैसे इसकी चर्चा हम भक्ति युग में कर भी चुके हैं। लिख दीजिए, अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा जो अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा जो अकबर के समकालीन थे। ये थी मुख्य बातें। ठीक है, 4-5 बातें और लिखवा देते हैं जो पूछा जाता है। देखिए हेडिंग में बूस्टर फैक्ट्स। ये केवल अकबर इत्यादि के संबंध में है। बूस्टर फैक्ट्स, ध्यान रखिएगा, जो इलाहाबाद का नाम आज प्रयागराज है, उसका नाम क्या था? अलाहाबाद था। देखिए अकबर ने इलाहाबाद में 40 स्तंभ का निर्माण करवाया। अकबर ने इलाहाबाद में 40 स्तंभ का निर्माण करवाया। 40 स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसे बनाने में 40 वर्ष लगे। जिसे बनाने में 40 वर्ष लगे। चालीस वर्ष लगे। इसकी चर्चा विलियम फिंच ने की है। ठीक है, विलियम फिंच ने की है। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं, अकबर के दरबार में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिंच। वेरी गुड, लिख दीजिए, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज यात्री, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिंच था। फिंच। ठीक है, शॉर्ट हेडिंग देकर लिखिए, अकबर के नवरत्न। मुख्य के नाम लिख लीजिए इसमें, अकबर के नवरत्न। नंबर 1 बीरबल। ब्रैकेट में लिख सकते हैं, मूल नाम महेश दास। महेश दास, उपाधि डैश। क्या था उपाधि? कवि प्रिय। उपाधि कवि प्रिय। नेक्स्ट, टोडरमल। टोडरमल। अबुल फजल। इसमें लिख दीजिए ब्रैकेट में, बाइबिल का फारसी अनुवाद किया। कॉमा, अकबरनामा लिखा। अकबरनामा लिखा जिसका तीसरा भाग आईने अकबरी है। अकबरनामा लिखा जिसका तीसरा भाग आईने अकबरी है।
तीसरा भाग ऐने अकबरी है। नेक्स्ट, मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा। नेक्स्ट, फैजी। फैजी ने किसका अनुवाद किया था? अनुवाद किसका किया था? अभी किसका लिखवाए थे? भगवत गीता का, तो वही महाभारत का हिस्सा आ जाएगा। गीता उसी का पार्ट है। इसने एक और काम किया, गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती का फारसी अनुवाद किया था, कभी नहीं भूलिएगा। लिख दीजिए ब्रैकेट में, गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी अनुवाद किया। नेक्स्ट पॉइंट, अकबर के समय में महाभारत का फारसी अनुवाद, रज्मनामा के नाम से किया गया। रज्मनामा के नाम से किया गया, जिसे बदायूनी एवं फैजी ने पूरा किया। बदायूनी और फैजी ने पूरा किया। नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए अकबर ने झरोखा दर्शन, अभी लिखवाए भी थे, झरोखा दर्शन, कौमा तुलादान, तुलादान, कौमा सुलह एक कुल की नीति, सुलह ए कुल की नीति और सूर्य दर्शन, सूर्य दर्शन की नीति का प्रतिपादन किया। प्रतिपादन किया। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए अकबर नक्कारा बजाता था, ये वाद्य यंत्र है। नक्कारा बजाता था। नक्कारा बजाता था, ठीक है। अकबर के समय में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अकबर के समय में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट को डबल ट्रिपल टिक कर लीजिए। अगला बिंदु देखिए, दसवंत की एक रचना, दसवंत की एक रचना खानदाने तैमुरैया, दसवंत की
एक रचना खानदाने तैमुरैया की पांडुलिपि खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना में अवस्थित है। खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना में अवस्थित है। लास्ट पॉइंट देखिए, अकबर ने ईसाई धर्म के पादरी से अकबर ने ईसाई धर्म के पादरी से 1595 में मानसेरत में मुलाकात की थी। हेडिंग बनाकर छोड़ दीजिए जहांगीर। ठीक है, कक्षा थोड़ी लंबी चली गई, लेकिन मैंने पहले भी कह दिया है कि सिविल सेवा की कक्षा में 3 घंटा तो सामान्य है। वो तो मुझे समय नहीं मिलता है क्योंकि विभागीय कार्यों का दबाव काफ़ी अधिक रहता है कभी कभी। आज समय मिला तो हमने क्लास को ज़्यादा खींच दिया है, लेकिन अकबर को समाप्त भी कर लिया। अगले कक्षा में हम जहांगीर से क्लास को आगे बढ़ाएंगे और गणित में लेवल 3 के सवालों पर आप प्रयास करके आएंगे। किसी भी दिन समय निकालकर उसकी कक्षा ली जाएगी और साथ में करंट को भी हम आगे बढ़ाएंगे। अब फिर से इतिहास एक बड़ा खंड है, यह समाप्त हो जाएगा तो अन्य खंड छोटे छोटे खंड हैं, इतना विशाल नहीं है और जल्दी समाप्त होने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूं। जिन लोगों ने इतना लंबा धैर्य बनाया है उन सभी को धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट।